आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। आज हम एक ऐसे संगठन पर नजर डाल रहे हैं जिसकी जड़ें भारतीय समाज और राजनीति में बहुत गहरी हैं और जिसका प्रभाव लगातार महसूस किया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस। जी। हमारे सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना, विचारधारा और प्रभाव शीर्षक वाले दस्तावेज से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। ये हमें संगठन की कहानी के कई पहलू दिखाते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, काफी परतें हैं इसमें। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए आरएसएस की शुरुआत, उसकी सोच, उसके काम और उससे जुड़े विवादों को समझना। तो चलिए इन जानकारियों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि स्रोत हमें क्या बताते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले इसकी स्थापना पर ही बात करते हैं। स्रोत बताते हैं कि तारीख थी 27 सितंबर 1925, जगह नागपुर, महाराष्ट्र, और संस्थापक थे डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार। बिल्कुल। डॉक्टर हेडगेवार जो पेशे से डॉक्टर थे, वो उस दौर के राष्ट्रवादी माहौल और स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों से गहरे तौर पर जुड़े हुए थे। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा हिंदू समाज बनाना था जो अनुशासित हो और संगठित हो। जानकारी के मुताबिक शुरुआत बहुत छोटे पैमाने पर हुई, कुछ गिने चुने स्वयंसेवकों के साथ जो रोजाना इकट्ठा होते थे। और ये जो रोज का मिलना होता था, जिसे शाखा कहते हैं, इसका स्वरूप क्या था? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? सिर्फ व्यायाम वगैरह? नहीं, स्रोत बताते हैं कि ये शाखाएं सिर्फ शारीरिक व्यायाम या खेलकूद तक सीमित नहीं थीं। इनमें बौद्धिक चर्चाएं, भारत के इतिहास और संस्कृति पर विमर्श और वैचारिक प्रशिक्षण भी शामिल था। अच्छा। डॉक्टर हेडगेवार का मानना था, जैसा कि स्रोत इंगित करता है, कि केवल राजनीतिक आज़ादी काफ़ी नहीं है, समाज का चारित्रिक और सांगठनिक रूप से मजबूत होना भी उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए ये शाखा का मॉडल तैयार किया गया, अनुशासन, शारीरिक क्षमता और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जगाने के लिए। तो उस समय यानी ब्रिटिश राज के दौरान मुख्य लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? बिल्कुल शुरुआत में। हाँ, स्रोत के अनुसार उस विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भ में प्रमुख लक्ष्य हिंदुओं को संगठित करना, उनमें आत्मसम्मान और अनुशासन की भावना पैदा करना और वो जो बिखरावा सा हिंदू समाज था उसे एक साझा पहचान और उद्देश्य के तहत एकजुट करना था। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत में गौरव की भावना को फिर से जगाने का एक प्रयास था, जिसे वे औपनिवेशिक शासन के तहत थोड़ा कमजोर होता देख रहे थे। इसे एक तरह से सामाजिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान के आंदोलन के तौर पर स्रोत में दर्शाया गया है। चलिए अब विचारधारा पर आते हैं। स्रोत में हिंदुत्व का जिक्र है, जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहा गया है। इसके अलावा समाज सेवा, अनुशासन और राष्ट्रीय एकता पर जोर देने की बात भी है। ये हिंदुत्व का विचार ये अक्सर बहस का केंद्र रहता है। स्रोत इसे किस तरह से परिभाषित करता है? जी, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत के अनुसार आरएसएस की विचारधारा का केंद्रीय तत्व हिंदुत्व है, लेकिन वो इसे एक राजनीतिक या धार्मिक व्यवस्था के बजाय एक सांस्कृतिक अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सांस्कृतिक? हाँ, दस्तावेज में यह उल्लेख है कि आरएसएस भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखता है, पर इसका आधार साझा सांस्कृतिक मूल्य, इतिहास और जीवन दृष्टि है, न कि कोई विशेष धार्मिक शासन प्रणाली या थियोक्रेसी। तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और धार्मिक राष्ट्रवाद में क्या अंतर है स्रोत के मुताबिक? वो कैसे समझाते हैं? स्रोत ये स्पष्ट करने की कोशिश करता है कि उनके लिए हिंदू शब्द का अर्थ पूजा पद्धति तक सीमित नहीं, बल्कि भारत भूमि पर विकसित हुई जीवन शैली, परंपराओं और मूल्यों के एक तरह से समुच्चय से है। अच्छा। इस नजरिए से वे मानते हैं कि ये सांस्कृतिक पहचान भारत में रहने वाले सभी लोगों की साझी विरासत है, भले ही उनकी पूजा पद्धति अलग हो। हालांकि यही परिभाषा और इसका निहितार्थ वो कई विवादों का कारण भी बना है, जैसा हम आगे देखेंगे। हाँ, बिल्कुल। इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए स्रोत बताता है, अनुशासन और समाज सेवा को महत्वपूर्ण साधन माना गया। ठीक है, विचारधारा की इस रूपरेखा के बाद अब उन विवादों का जिक्र करते हैं जो स्रोत में दर्ज हैं। शुरुआत गांधी हत्याकांड 1948 से करते हैं। यह एक बेहद गंभीर प्रकरण था जिसने देश को हिला दिया था। हाँ, स्रोत इस घटना का विस्तार से उल्लेख करता है। जानकारी के मुताबिक महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का कभी आरएसएस से जुड़ाव रहा था। इसी जुड़ाव के आधार पर हत्या के फौरन बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
ये प्रतिबंध करीब 1.5 साल तक चला। 1.5 साल तक। हाँ, स्रोत ये भी दर्ज करता है कि बाद में अदालती जांच और सरदार पटेल के गृह मंत्रालय द्वारा की गई पड़ताल में आरएसएस को संगठन के तौर पर गांधी हत्याकांड की साजिश में सीधे तौर पर शामिल नहीं पाया गया और प्रतिबंध हटा लिया गया। अच्छा। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि इस आरोप ने आरएसएस की छवि पर एक गहरा और स्थायी दाग जरूर छोड़ा, जिससे उभरने में उसे काफी समय लगा। और इसके बाद आपातकाल 1975-77 के दौरान भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था। स्रोत इसके बारे में क्या जानकारी देता है? जी हाँ, स्रोत के अनुसार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में आपातकाल लागू करने के बाद कई विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था और आरएसएस भी उनमें से एक था। सरकार ने तर्क दिया था, जैसा स्रोत बताता है, कि आरएसएस जैसी संस्थाएं आंतरिक सुरक्षा और लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। इस दौरान हजारों आरएसएस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, काफी बड़ी संख्या में। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि स्रोत ये भी उल्लेख करता है कि प्रतिबंध के बावजूद कई आरएसएस कार्यकर्ताओं ने भूमिगत होकर आपातकाल के खिलाफ एक बड़े प्रतिरोध आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने गुप्त रूप से पर्चे बांटे, सत्याग्रह किए और जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का समर्थन किया। अच्छा, मतलब वो सक्रिय रहे उस दौरान भी? जी, और इस भूमिका को बाद में कई लोगों ने लोकतंत्र की बहाली के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा। आपातकाल के बाद एक और बड़ी घटना जिसका जिक्र स्रोत में प्रमुखता से है, वो है बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992। इस पर स्रोत क्या कहता है? स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आरएसएस और उससे जुड़े कई संगठन, जिन्हें सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है, जैसे विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बजरंग दल, अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के मुख्य संचालक थे। हाँ, ये नाम आते हैं। जी, यह आंदोलन लंबे समय तक चला और इसका उद्देश्य विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण करना था। स्रोत के अनुसार 6 दिसंबर 1992 को इसी आंदोलन के तहत जुटे कार सेवकों की भीड़ ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया। स्रोत ये भी इंगित करता है कि इस घटना ने पूरे भारत में गंभीर सांप्रदायिक तनाव पैदा किया, दंगों की एक लहर शुरू हुई और आरएसएस तथा उसके सहयोगी संगठनों की भूमिका की तीखी आलोचना हुई और उन पर वो सवाल उठे। हाँ, और इसके बाद भी प्रतिबंध लगा था शायद? जी, इसके बाद भी संगठन पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाया गया था। और इसी घटना से जुड़ा हुआ मुद्दा है सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप का, जिसका जिक्र स्रोत में है। आलोचक क्या कहते हैं और समर्थक क्या तर्क देते हैं, जैसा स्रोत बताता है? स्रोत इस जटिल मुद्दे के दोनों पक्षों को सामने रखता है। जानकारी के मुताबिक आलोचक आरएसएस पर लगातार ये आरोप लगाते हैं कि उसकी विचारधारा हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देती है, यानी एक ऐसी सोच जो मानती है कि भारत में हिंदुओं के हित और उनकी संस्कृति वो प्रमुख होनी चाहिए। आलोचकों का कहना है, जैसा स्रोत में दर्ज है, कि ये रवैया भारत के धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति भय, अविश्वास और कभी-कभी असहिष्णुता का माहौल बनाता है। और दूसरी ओर स्रोत ये भी बताता है कि आरएसएस और उसके समर्थक इन आरोपों का खंडन करते हैं। उनका तर्क है कि उनका जोर धार्मिक वर्चस्व पर नहीं, बल्कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर है, जो सभी भारतीयों को उनकी साझा प्राचीन विरासत और मूल्यों से जोड़ता है, चाहे उनकी पूजा पद्धति कुछ भी हो। अच्छा, वो इसे राष्ट्रीय एकता का आधार मानते हैं। यहाँ ये रेखांकित करना महत्वपूर्ण है, जैसा हम हमेशा करते हैं, कि हम केवल स्रोत में प्रस्तुत जानकारी और दृष्टिकोणों को सामने रख रहे हैं, किसी का पक्ष लिए बिना। बिल्कुल। ये स्पष्ट है कि स्रोत इस मुद्दे को आरएसएस से जुड़े सबसे संवेदनशील और लगातार बहस वाले पहलुओं में से एक मानता है। विवादों के इस सिलसिले के बाद अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, आरएसएस के योगदान और प्रभाव, जैसा कि इस स्रोत में वर्णित है। राष्ट्र निर्माण में भूमिका का जिक्र है, ये किस तरह से दिखता है? स्रोत क्या कहता है? बिल्कुल, स्रोत आरएसएस के लगभग 100 साल के सफर में उसके द्वारा किए गए कामों और उसके प्रभाव पर भी काफी विस्तार से बात करता है। एक प्रमुख बिंदु जो स्रोत उजागर करता है वो है लाखों स्वयं सेवकों का निर्माण। लाखों? हाँ, लाखों। ये वो लोग हैं जो शाखाओं के माध्यम से प्रशिक्षित होते हैं और फिर समाज के अलग अलग क्षेत्रों में सक्रिय होते हैं। स्रोत के अनुसार इनमें से कई लोग आगे चलकर शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ तक कि राजनीतिक नेता भी बने। अच्छा।
स्रोत प्रचारक व्यवस्था का भी उल्लेख करता है। ये वो पूर्णकालिक कार्यकर्ता होते हैं जो अपना जीवन संगठन के काम के लिए समर्पित कर देते हैं। पूरा समय। जी। जानकारी के मुताबिक इन प्रचारकों ने देश भर में खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आदिवासी कल्याण जैसे क्षेत्रों में अनगिनत संगठनों की नींव रखने और उन्हें चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे स्रोत एक तरह से जमीनी स्तर पर मानव संसाधन विकास और नेतृत्व तैयार करने के मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। और राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो खासकर भारतीय जनता पार्टी ने बीजेपी के साथ इसके संबंध को स्रोत कैसे देखता है, तो काफी चर्चा में रहता है। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस संबंध को बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। दस्तावेज में कहा गया है कि आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का वैचारिक जनक या मातृ संगठन माना जाता है। वैचारिक जनक? जी, बीजेपी जो वर्तमान में भारत की सत्ताधारी पार्टी है, अपनी मूल विचारधारा और कई प्रमुख नेताओं के लिए आरएसएस पर निर्भर रही है। स्रोत उदाहरण देता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन सभी की पृष्ठभूमि आरएसएस के प्रचारक या सक्रिय सदस्य के रूप में रही है। हाँ, ये नाम तो सर्वविदित हैं। स्रोत के अनुसार यह सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी की कई नीतियां और उसका संगठनात्मक ढांचा भी आरएसएस की विचारधारा और कार्यशैली से प्रभावित दिखता है। ये गहरा और स्थायी वैचारिक और संगठनात्मक संबंध है, जैसा कि स्रोत बताता है। स्रोत में कई सेवा संगठनों का भी जिक्र है जिन्हें संघ परिवार कहा जाता है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं और बता सकती हैं कि स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? ये कितने फैले हुए हैं? हाँ, स्रोत बताता है कि आरएसएस ने सीधे तौर पर या उसकी प्रेरणा से 100 से भी ज्यादा संगठन अस्तित्व में आए हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं। 100 से ज्यादा? जी हाँ, 100 से भी ज्यादा। इन्हें ही सामूहिक रूप से संघ परिवार कहा जाता है। ये संगठन वैचारिक रूप से आरएसएस से जुड़े होते हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में वो स्वायत्त रूप से काम करते हैं। अच्छा। स्रोत कुछ प्रमुख उदाहरण देता है, जैसे विश्व हिंदू परिषद, जिसका मुख्य कार्यक्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर हिंदुओं को गोलबंद करना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो छात्र समुदाय के बीच सक्रिय है। सेवा भारती, जो देश भर में खासकर वंचित तबकों और झुग्गी बस्तियों में सामाजिक सेवा और कल्याण के कार्य करती है। और भारतीय मजदूर संघ बीएमएस, जो श्रमिकों और कर्मचारियों के हितों के लिए काम करने वाला एक प्रमुख मजदूर संगठन है। स्रोत के मुताबिक इन विविध संगठनों के माध्यम से आरएसएस की विचारधारा और पहुंच समाज के लगभग हर वर्ग और क्षेत्र तक फैली हुई है। सामाजिक कार्यों के बारे में स्रोत में क्या विशेष उल्लेख है? क्या कुछ ठोस उदाहरण दिए गए हैं, मतलब आपदा वगैरह में? हाँ बिल्कुल, स्रोत आरएसएस स्वयंसेवकों और सेवा भारती जैसे संगठनों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों पर काफी जोर देता है। विशेष रूप से प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी भूमिका का उल्लेख है, जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी या हाल के वर्षों में जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान। हाँ, उसमें काफी देखा गया था। जी, स्रोत बताता है कि ऐसे संकट के समय में आरएसएस कार्यकर्ता अक्सर सबसे पहले राहत और बचाव कार्यों में जुट जाते हैं, भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा स्रोत ये भी कहता है कि संघ परिवार से जुड़े संगठन नियमित रूप से देश भर में, खासकर दूर दराज के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में स्कूल चलाते हैं, जैसे एकल विद्यालय, छात्रावासों का प्रबंधन करते हैं, स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं और ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रम संचालित करते हैं। अच्छा। स्रोत इन्हें संगठन के सेवा भाव और जमीनी जुड़ाव के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता है। और अंत में सांस्कृतिक प्रभाव, समाज पर इसका असर कैसे दिखाई देता है स्रोत के अनुसार, शाखाओं के अलावा? स्रोत के मुताबिक आरएसएस का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर रहा है। इसने हिंदू त्योहारों, पारंपरिक भारतीय खेलों, योग और देशभक्ति के गीतों को लोकप्रिय बनाने और उन्हें सामुदायिक स्तर पर मनाने को बढ़ावा दिया है। स्रोत का मानना है कि दैनिक या साप्ताहिक शाखाएं केवल शारीरिक या वैचारिक प्रशिक्षण का स्थान नहीं है,
बल्कि वे विभिन्न जातियों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाने का एक मंच भी हैं। अच्छा, मतलब सामाजिक समरसता का पहलू? जी, स्रोत यह इंगित करता है कि शाखाओं में एक साथ खेलने, प्रार्थना करने और चर्चा करने से सामाजिक बाधाएं टूटती हैं और हिंदुओं के बीच एकता की भावना मजबूत होती है। इसे स्रोत सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ करने और सामाजिक समरसता बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में देखता है। तो इन सभी बातों को स्थापना, विचारधारा, विवाद, योगदान, प्रभाव को एक साथ रखकर देखें तो स्रोत क्या तस्वीर पेश करता है? इसका निचोड़ क्या है? क्या निकल कर आता है? स्रोत के आधार पर जो तस्वीर उभरती है वो काफी जटिल और कह सकते हैं बहुआयामी है। ये एक ऐसे संगठन की कहानी है जो 1925 में नागपुर में मुट्ठी भर लोगों के साथ शुरू हुआ और आज दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठनों में से एक बन गया है। हाँ, ये तो है। स्रोत इसके महत्वपूर्ण योगदानों को स्वीकार करता है। लाखों अनुशासित स्वयंसेवकों का निर्माण, देश के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव, खासकर बीजेपी के माध्यम से, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यापक कार्य और सांस्कृतिक गोलबंदी में इसकी भूमिका। लेकिन जैसा कि स्रोत स्पष्ट करता है, ये कहानी सिर्फ उपलब्धियों की नहीं है, विवाद भी इसका अभिन्न हिस्सा रहे हैं। बिल्कुल, स्रोत इन विवादों को नजरअंदाज नहीं करता। गांधी हत्याकांड से जुड़े शुरुआती आरोपों से लेकर आपातकाल के दौरान प्रतिबंध, बाबरी मस्जिद विध्वंस में कथित भूमिका और लगातार लगने वाले सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यक विरोधी होने के आरोपों तक स्रोत इन सब को प्रमुखता से दर्ज करता है। तो कुल मिला के स्रोत एक ऐसी इकाई की छवि प्रस्तुत करता है जिसके खाते में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान दर्ज है, लेकिन साथ ही वह गंभीर और लगातार बने रहने वाले विवादों और आलोचनाओं से भी घिरा रहा है। ये एक तरह से ध्रुवीकरण करने वाला संगठन है जिसके समर्थक और आलोचक दोनों ही बड़ी संख्या में हैं और स्रोत इसी द्वंद्व को सामने रखता है। वाकई भारत के सबसे प्रभावशाली और यकीनन सबसे ज्यादा बहस छेड़ने वाले संगठनों में से एक के बारे में सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है। ये जानकारी हमें इसके विभिन्न आयामों को देखने में मदद करती है। और इन स्रोतों के आधार पर एक अंतिम विचार जो मन में आता है और शायद सोचने लायक है, वो ये है, कोई संगठन एक ही समय में समाज सेवा, आपदा राहत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए राष्ट्रीय एकता और संगठन को बढ़ावा देने का दावा कैसे कर सकता है? और साथ ही जैसा कि स्रोत इंगित करता है, उस पर लगातार सांप्रदायिक विभाजन, बहुसंख्यकवाद और अल्पसंख्यकों के प्रति असहिष्णुता को बढ़ावा देने के आरोप कैसे लगते रहते हैं। हाँ, ये विरोधाभास। जी, ये विरोधाभास या द्वंद्व जो इन स्रोतों से उभरता है, शायद आरएसएस की प्रकृति और भारतीय समाज में उसकी जटिल भूमिका को समझने की कुंजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।